नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे? नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया हो भाई, सारे के सारे भिखारी हो? अरे वाह जी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे भाई। सारे सारे आ जाओ भाई फटाफट से। अरे वाह, यो सर जी। सुबह सुबह कर रहे हो, गजब हो भाई खिलाड़ी। आ जाओ। क्या हाल चाल है आप सभी के? पंजाब से सत श्री अकाल जी। तानू भी सत श्री अकाल वीर जी, तानू भी। की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ? ਸਭ ਵਧੀਆ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੀਜ਼ਨ ਕੈਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ कैसी चल रही हैं? बढ़िया चल रही है जी। तो नहीं, चलिए जी। शिकारी हूँ, ठीक है। आज हम लोगों ने समझा, और वो प्यारी सी कहानी है, क्या चीज, सारी चीजों को पढ़ने का काम किया। और हमने समझा कि अलग अलग सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को लेकर बहुत प्यारी प्यारी कहानियां हैं जो एग्जामिनेशन हमसे पूछता है कि नहीं? फिर उसी के बाद हम आगे लेकर चले हैं एक अगली बातचीत को। ठीक है, उसी बातचीत के बाद हम आगे लेकर चले हैं एक बातचीत को, और वो बातचीत हमारी खूबसूरत थी, कौन सी? इन प्रोनाउंस की अरेंजमेंट क्या हो, आया ना? फिर अरेंजमेंट के साथ साथ हम लोगों ने इट के बारे में कुछ तफ्तीश की, है कि नहीं बच्चों? अरे हाँ, है ना? आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम कहानी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं आप सभी के साथ मिलकर। आइए, मैं आप सभी का यो यो गोपाल वर्मा। ठीक है, चलिए दोस्तों। तो आज हम लोग एक दूसरी तरफ लेकर चलते हैं और एक दूसरे प्रोनाउन की बात आज हम करते हैं। ठीक है ना जी? और इसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ भाई? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? जब हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, तो आप ये पूछेंगे कि सर डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है भाई? आप ये पूछेंगे सर डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है? मेरे बेटा, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है ना जी? जब आप किसी की तरफ इशारा करते हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिएगा। हाँ भाई, तुम्हारी गाड़ी कौन सी है? तो आप इशारा करके बताते हो, वो हरे रंग की गाड़ी मेरी। मेरी बात समझ रहे हैं? आप इशारा करके बताते हैं, पॉइंट आउट करके बताते हैं, है कि नहीं? और जब पॉइंट आउट बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना जी, पॉइंट आउट करने की जब हम कोशिश करते हैं, तो उन्हीं को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये काम किस चीज के लिए करते हैं भैया? पॉइंट आउट करने के लिए काम करते हैं, ठीक है ना? यानी कि किसी चीज की तरफ या किसी इंसान की तरफ इशारा करने के लिए ये यूज होते हैं। शब्दों की अगर संख्या हम बात करें, तो ये बेचारे चार हैं, दिस, दैट, दीज, और उसके बाद हमने अगर कहने का काम किया, दोज। अगर शाब्दिक रूप से हम इसे जानने की कोशिश करें, तो ये अपने आप में चार ही होते हैं, पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं, राइट? पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, ठीक है, इंगित करना। फाइन। तो भाई, जब हम इस दिस की बात करते हैं, तो दिस हम यूज करते हैं किसके लिए? जो सिंगुलर है, कोई भी इंसान है, कोई वस्तु है या कोई स्थान है, और साथ साथ अगर हम कहें तो जो आपके नजदीक है, ठीक है ना? सिंगुलर है और जो आपके नजदीक है। दैट की अगर हम बात करें, जो सिंगुलर है लेकिन आपसे दूर है, ठीक है बेटा? दीज इसी के कॉन्टेक्स्ट को बदल देता है और आता है प्लूरल, लेकिन जो नजदीक है ना? और दोस्त की अगर हम बात करें, तो ये भी अपने आप में हो गया प्लूरल, लेकिन कौन सी कैटेगरी से? फार। अब देखो बेटे, बड़ी मजेदार चीज आपके सामने आई है। और मजेदार क्या हुआ? इस दिस का प्लूरल हमारे सामने क्या आ गया? दीज। और दैट का प्लूरल हमारे सामने क्या आ गया? दोज। है कि नहीं बच्चे? अरे हाँ, है ना? ठीक है भाई। ठीक है, पॉइंट आउट करने का काम करते हैं। अब देखो बेटे, इसके अंदर एक मजेदार बात ये हो गई, जब भी आप इन शब्दों का प्रयोग करें, तो ध्यान रखें, इन लिखे हुए शब्दों के बाद
या तो आप लोग यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब या इनमें से भी कुछ नहीं। ठीक है, फाइन, इनमें से भी चाहे कुछ भी नहीं। जैसे चलो एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आपने एक छोटा सा सेंटेंस कहा, दिस इज माई हाउस। ठीक है भाई, तो दिस के बाद आप क्या यूज कर रहे हैं, इज, यानी कि एक छोटी सी वर्ब का यूज कर रहे हैं। कोनो दिक्कत नहीं ना भाई, है कि नहीं भाई? अब अगर मान लीजिए आप किसी इंसान को कहते हैं, आई डू नॉट लाइक दैट, आपने पॉइंट आउट किया किसी चीज की तरफ कि आप उस चीज को पसंद नहीं करते, यानी कि किसी भी चीज को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। गॉट इट? खैर, ये तो एक हल्की सी बात थी। आपके एग्जामिनेशन में ये सवाल दूसरे तरीके से पूछा जाता है। और सवाल कैसे पूछा जाता है, मान लिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं और मैंने एक सेंटेंस लिखा, सचिन हैज अ कार एंड अ स्कूटर। ठीक है जी, इसके बाद मैंने आगे लिखा, आई विल टेक दिस एंड टेक दैट। ठीक है बेटा, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करेंगे इस चीज को। ठीक है जी भाई, आप इस लिखी हुई बातचीत को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। फाइन, बड़े ध्यान से देखने समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप अगर इस लिखी हुई बातचीत को हम मिलकर ध्यान से समझेंगे, सचिन हैज अ कार एंड अ स्कूटर, आई विल टेक दिस एंड यू टेक दैट। अब देखो बेटे, इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या मजेदार बात हो गई। हम अगर ध्यान से समझे तो सचिन नाम के इंसान के पास एक कार है और एक स्कूटर है ना। आई विल टेक दिस, क्योंकि दिस एक डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो ये पॉइंट आउट करेगा, है ना। और दैट भी एक डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो ये भी पॉइंट आउट करेगा। अब आपके सामने सवाल ये उठता है कि ये पॉइंट आउट किसकी तरफ करे, है ना। ये सवाल तो उठता है ना कि ये इशारा किसकी तरफ करे। तो बेटा इस मामले में अगर इशारे की हम बात करते हैं तो दिस, क्योंकि बताता है किसके बारे में, सिंगुलर नियर के बारे में, जो नजदीक है। यानी कि अगर दिस से मैं रिवर्स में आता हूं तो दिस से अगर सेंटेंस के रिवर्स में मैं आता हूं तो किसने इशारा किया, जो इसके नजदीक है और सिंगुलर नाउन है। ठीक है बेटा, और दैट की अगर हम बात करते हैं तो रिवर्स में आने की वजह से किस तरफ इशारा किया, कार की तरफ, है ना। यानी कि भैया मैं क्या लेकर जाना चाहूंगा, स्कूटर, और आप क्या लेकर जाना चाहेंगे, कार। लॉजिक कुछ कुछ समझ में आया? ठीक है भाई। क्या लेकर जाना चाहेंगे, कार। तो भाई बात हमें ये समझ में आ गई कि हमारे सामने, ठीक है, हमारे सामने लिखे हुए सीक्वेंस को मेंटेन हमें करना है। क्लियर है भाई? फाइन, ठीक है। अब इस चीज के बेसिस पर हम लोगों को ये चीज समझ में आई कि अगर हम इन डिमोन्स्ट्रेटिव्स को एक साथ यूज करते हैं तो दिस हम यूज करते हैं उस नाउन के लिए जो बिल्कुल नजदीक है, और भैया लिखे हुए सेंटेंस में हम दैट उसके लिए यूज करते हैं जो इससे दूर लिखा हो। ठीक है बेटे, आपके एग्जामिनेशन में ये सवाल सीक्वेंस के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, किसी भैया को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना भाई? ठीक है, अब देखो इसी के बेसिस पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। फाइन, आपसे एक सवाल पूछता हूँ। पेपर का ही ये सवाल है। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है बेटे, और इस लिखे हुए सेंटेंस में आपके सामने ये हिस्से बांट दिए जाते हैं। ठीक है जी, ये हिस्सा ए हो गया, ये हिस्सा बी हो गया, और ये हिस्सा सी हो गया, और एक हिस्सा आप जानते हैं कि कोई एरर नहीं है तो आप उसे नो एरर कह देंगे। ठीक है ना जी, आया ना। चलो बेटा, अब थोड़ा सा दिमाग लगा के देखते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के देखते हैं इस सेंटेंस में क्या परेशानी हो सकती है। देखो बेटा, इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना। ठीक है, अब आप इस लिखे हुए सेंटेंस में, ठीक है, आप इस लिखे हुए सेंटेंस में थोड़ा सा दिमाग लगाकर दिखाएं। ठीक है, क्या हो सकता है।
बताओ बेटा इस सेंटेंस में आप क्या करेक्शन कर सकते हैं? शाबाश। अब देखो इस लिखे हुए सीक्वेंस के हिसाब से तो कहानी में गड़बड़ हो गई, है ना? अब कहानी में क्या गड़बड़ हो गई भाई? इस लिखे हुए सीक्वेंस में तो कहानी गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ क्या हो गई भाई? हम लोग अगर ध्यान से देखते हैं, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर ग्रोइंग, भाई गरीबी भी बढ़ रही है और जनसंख्या भी बढ़ रही है। आगे इसने कहा है वी हैव टू इरेडिकेट दिस। दिस का मतलब क्या हुआ? इस दिस का मतलब तो इसके नजदीक पॉपुलेशन है, यानी कि जड़ से खत्म, क्या पॉपुलेशन को जड़ से खत्म करोगे आप? बताओ भाई, क्या पॉपुलेशन को जड़ से खत्म करोगे? है? पॉपुलेशन को जड़ से खत्म करने की कोई सेंस है भैया? फिर हम किस लिए हैं? हमको भी एक ना एक दिन पॉपुलेशन ही बढ़ानी है कि नहीं? तो भाई पॉपुलेशन को जड़ से खत्म नहीं करना है ना? और आगे क्या लिखा है? टू कंट्रोल दैट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस पॉइंट ए के अंदर हमें सीक्वेंस को बदलना होगा। और क्या सीक्वेंस बदलना होगा? हमें इस पॉइंट ए के अंदर हमें सीक्वेंस ठीक लिखना होगा। और भाई क्या करना होगा? हम लोगों को पहले लिखना होगा पॉपुलेशन, क्योंकि जिसे हम जड़ से खत्म करना चाहते हैं वो क्या है? गरीबी है। वो क्या है भाई? गरीबी। अब ये इरेडिकेट के बाद जो दिस लिखा है, इसके नजदीक कौन आया? पॉवर्टी। ठीक है ना जी? जड़ से किसे खत्म करना चाहोगे? गरीबी को। कंट्रोल किसे करना चाहोगे? जो नाउन दूर लिखा है वो है पॉपुलेशन। ठीक है बेटे, समझ में आ गया? बेटे बात क्लियर हो गई? फाइन। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है। फाइन। तो ये कई बार हम लोगों को सीक्वेंस के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है बेटा? चलिए इस कहानी से आगे बढ़ते हैं एक अगले प्रोनाउन की तरफ। और मेरे प्यारे प्यारे शिकारी भाई अब देखेंगे एक दूसरे प्रोनाउन की तरफ, और इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। चलो सारे बच्चे एक बार मुझे रेसिप्रोकल की जानकारी देंगे, ये रेसिप्रोकल होता क्या है? चलो मेरे भाई फटाफट से एक बार मुझे बताएंगे सोच के, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? एक बार मुझे बताओ बेटे फटाफट से, सोच के बताएं रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? ये अच्छा सवाल है, परीक्षा पूछता है। सर दिस और दैट को भी तो चेंज कर सकते हैं। बेटा दिस और दैट को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? ये तो बड़ी सामान्य बात है। वैसे भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। मैं इस दिस को, इस जो बी सेक्शन का हिस्सा है वो सी सेक्शन का हिस्सा है, कॉमन एरर में आप एक जगह पर ही तो निशान लगाओगे ना। आप ऐसी मूर्खता तो नहीं करोगे कि इस हिस्से से किसी चीज को उठाकर उधर छोड़ के आओगे, उधर से उठाकर इधर छोड़ के आओगे। ये तो मैंने आपसे उम्मीद ही नहीं की थी। है? कहाँ से लाते हो बेटे ऐसे दिमाग? है? मैं इस दिस को उधर फेंक दूं, उसको इधर फेंक दूं? बेटा कॉमन एरर के अंदर एक हिस्से में आपको मार्क करना है, दैट्स इट। कॉमन सेंस की बात है बेटा। ये अपने आप में एक सेक्शन ए है जिसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं बेटा, आप ठीक हो जाओगे। थोड़े दिन ठंडा पानी पिया करो, ठीक है, सुबह उठते ही, है ना? चलो बेटा। हाँ तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ? रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों ने बता दिया, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा करना। ठीक है जी। अब चीजों को कहानी में ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं रेसिप्रोकल में क्या मतलब हुआ। चलो आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, मान लो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मान लो किसी लड़के ने किसी लड़की को खींच के मुक्का मारा, डिशुम। तो लड़की क्या करेगी? देखते हैं विचार कैसे हमारी लड़कियों के। हाँ भाई, अगर मान लो किसी लड़के ने किसी लड़की को मुक्का मारा खींच के, तो बताओ जरा लड़की क्या करेगी? है भाई? तो भाई लड़की क्या करेगी? लड़की भी पलट के ही मुक्का मारेगी। कहती अच्छा तेरी हिम्मत कैसे हो गई, हाँ या ना? तो दिस गिव एंड टेक। फाइन। दिस गिव एंड टेक इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। तो इस रेसिप्रोकल में हमें क्या करना होता है? इस रेसिप्रोकल में एक हुआ, ठीक है जी,
और दूसरा इंसान क्या हुआ, जो बाउंस बैक करने की कोशिश करता है, ठीक है ना, एक्शन को लेता है और वापस पलटता है। ठीक है भाई, आया ना। तो जी हमारी क्लास की लड़कियां, हमारी छोरियां कौन से छोरों से कम हैं, ये कह रही हैं जी वो भी मारेगी, वो चार मारेगी, वो चप्पल से मारेगी, चुप रहेगी, नाखून से उसका फेस नोच देगी, वो तेरी की जय, गजब के खिलाड़ी भाई साहब, बेहोश हो जाएगी। पलट के डबल लड़की को भी मारनी चाहिए, लात मारेगी। ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। लड़की से ज्यादा तो लड़के जवाब दे रहे हैं, खतरनाक है भाई। ठीक है, अच्छा चलो पढ़ाई पर चलते हैं बेटे, पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं करते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो ये दो शब्दों से मिल गया, एक ईच अदर हो गया और एक हो गया भाई वन अनदर। अब इन दोनों के फर्क अपने आप, पहले आप तुक्के लगाएंगे, ठीक है जी। पहले आप सभी के सामने एक नवजोत का एफकेट क्लियर हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय सन। ठीक है, आओ अब कहानी की पास, कहानी आगे लेके चल लेते हैं। ठीक है बेटे, ध्यान से देखते हैं। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, पहले आप अपने हिसाब से जचा के दिखाएं इनमें क्या जचता है, ठीक है ना। तो भाई आपके सामने मैंने 5 सवाल लिखे हैं, ठीक है। पहले आप अपनी तरफ से तुक्केबाजी करेंगे, पहले आप अपनी तरफ से तुक्केबाजी करेंगे, सही हो या गलत हो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो बेटा, ये जो डाउट नाम की चीज होती है ना प्रिया, ये डाउट तभी आता है जब आपका ध्यान नहीं होता। आप ध्यान से सुनोगे तो कोई डाउट नाम की चीज नहीं रहेगी। फाइन, लगाओ दिमाग भाई। शानदार, वेरी गुड। अब अगर हम इन सभी में देखने की कोशिश करें तो ये ईच अदर और वन अनदर, लोगों ने इसे संख्या से बांध दिया है, ठीक है। लोगों ने इसे संख्या से बांध दिया। लोग कहते हैं कि सर देखो, ईच अदर दो के लिए यूज होता है, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। बात संख्या की नहीं है मेरे मित्र, ठीक है। बात यहाँ पर संख्या की नहीं है, ना ही ये खेल संख्या से बांधा जाना है। ये खेल है कंसीडरेशन का। मैंने क्या कहा, ये खेल है कंसीडरेशन का, यानी कि समझ का। हमें यहाँ समझ बनाकर चलनी पड़ती है कि जब ईच अदर की हम बात करते हैं तो हम लोग कितनों को कंसीडर करते हैं। हम कंसीडर करते हैं, समझ कर चलते हैं, टू एट अ टाइम। हमारे सामने जितने भी हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार में दो ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे, एक बार में दो को ही हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। वन अनदर का जिक्र हम तब करते हैं जब हमारी कंसीडरेशन की जो संख्या है
मोर देन टू एट अ टाइम, यानी कि एक बार में दो से ज्यादा का कंसीडरेशन हम लेकर चलते हैं। एक बार में हम दो से ज्यादा का कंसीडरेशन लेकर चलते हैं। तो ये कंसीडरेशन की बात आपकी समझ आया। पहला जवाब देखते हैं, राधा एंड प्रिया आर टॉकिंग, है ही दो, बात भी दो ही करेंगे। कंसीडरेशन क्लियर हो गई, ये हो गई ईच अदर। क्वेश्चन टू की बात करते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स शुक हैंड्स। अब समझना, ऑल द स्टूडेंट्स का मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के सभी अगर हाथ मिलाएंगे तो ये अच्छे से आपको भी पता है कि एक बार में दो ही लोग हाथ मिलाएंगे। अंडरस्टूड है? कंसीडरेशन क्या हुआ, दो ही लोग एक बार में हाथ मिलाते हैं, और ये भी हमारे सामने क्या हो गया, ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ द क्लब आर डिस्कसिंग। डिस्कशन दो से ज्यादा के बीच भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर चुनाव करते हैं वन अनदर को लेकर। अगला सवाल, इन द सीरीज इंडिया पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड आर फेसिंग। अब अगर कोई मैच हो रहा है, कोई सीरीज हो रही है मेरे बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करें। अगर हम किसी भी मैच की बात करते हैं तो मैच अगर होता है तो आप ये समझ ही रहे हैं क्या हुआ, एक बार में ही दो ही लोग तो हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से। इसी तरीके से एक बार में दो ही टीम तो एक दूसरे के आमने सामने आएगी। यही तो संभव है कि इंडिया पाकिस्तान से मैच लड़ाए, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड इंडिया से। टू एट अ टाइम की कंसीडरेशन, इसी की वजह से हम लोगों को यहाँ पर क्या यूज करना पड़ा, ईच अदर यूज करना पड़ा। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है भाई, बात आसान हो गई है ना? ओके, इन दोनों की हिंदी एक ही होती है एक दूसरे के लिए। ठीक है जी। अब सवाल आता है, इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट मेंटेन पीस एट ब्लैंक एलओसी। ठीक है भाई, अब ये चीज आप जानते हैं कि एलओसी अपने आप में एक नाउन है ना? नाउन से पहले क्या यूज करोगे, पजेसिव केस यूज करोगे। तो भाई दो देश की एक ही कॉमन हुई, तो भाई ईच और उसके साथ अदर आप लिखोगे, लेकिन साथ साथ एपोस्ट्रोफी एस भी तो लगाओगे, पजेसिव केस भी तो बनाना पड़ेगा ना भाई, इसीलिए हमें इसके साथ एपोस्ट्रोफे एस भी लगाना पड़ा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है भाई। अच्छा चलो, एक छोटा सा सवाल देता हूँ, देखता हूँ कितनी लोगों की कॉमन सेंस है? एक सवाल दे रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना।
बताओ भाई क्या फील करोगे इसमें? आशिक भाई सारे बताएंगे। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में। बताओ भाई क्या फील करेंगे आप? बताओ भाई। अब देखो यहाँ पर जो आशिकी का माहौल है अलग है, ठीक है, यहाँ है जो आशिकी का माहौल अलग है। इस सिचुएशन को समझने में हमें थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। इस वी का मतलब क्या होता है? हम होता है कि नहीं भाई? अरे हाँ, है ना। अब इस वी का मतलब हुआ भाई हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, सिचुएशन करते हैं क्रिएट। मान लीजिए एक है भाई कालू राम, ठीक है जी, एक है कालू राम, ठीक है, और एक इसकी हो गई गर्लफ्रेंड लालवती, ठीक है जी। चंपा चंपक लिखते लिखते बोर हो गए थे हम, अब हमने नाम बदल दिए हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो सिचुएशन क्या होगी। एक है भाई हमारा कालू राम, ठीक है, और ये है इसकी गर्लफ्रेंड लालवती, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है जी? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि वी लव। तो ये दो ही लोग हैं, तो दो लोग हो गए, तो भैया दो ही लोग हैं आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, है कि नहीं? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज? हमें ये समझ में आता है वी लव। क्या कहोगे भाई? कालू राम ने लालवती से प्यार किया, तो भाई इस हिसाब से दो है, बात खत्म, वी ईच अदर कह दिया। हाँ, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये कालू राम लालवती से प्यार करता है, भाई इनका हो गया बिहा, ठीक है, इनका हो गया बिहा, ठीक है। अब भाई इनका बिहा हो गया, तो भाई इनकी खोज भी होगी, हाँ, है ना। अब इनके देखो भाई साहब बालक हो गए, टेन टेन, ठीक है, एक सतरंगी बालक करेंगे भाई, कतई जहरीले, ठीक है। ठीक है जी। और एक और लो भाई, अभी तो एक और टिंगू आएगा, ये हरीलाल, ठीक है। इनके भाई ये बालक हो गए, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, कालूराम और लालवती का अपना परिवार हो गया। ठीक है, ये इनका अपना परिवार हो गया, ठीक है। जब इनका ये परिवार हो गया, तो भाई साहब ये क्या कहेंगे? ये यही तो कहेंगे हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ कंसीडरेशन क्या हो गई? यहाँ कंसीडरेशन हम का मतलब पांच हो गए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम लेके चलते हैं, तो यहाँ वन अनदर भी है। तो भैया कभी कभी कंसीडरेशन बदल जाती है। बात समझ में आ गई भाई? हाँ, है ना? ठीक है, क्लियर है। एक छोटी सी बातचीत हो गई हमारे सामने। कह रहा कॉकरोच है। कॉकरोच नहीं है भाई साहब, कालू राम लालवती का परिवार है, ठीक है भाई साहब। ये गजब के खिलाड़ी हो गई। तो ये ईच अदर और वन अनदर की एक प्यारी सी कंसीडरेशन है। चलिए बच्चों आगे बात को लेके चलते हैं। आगे एक बात को लेकर चलते हैं, तीसरे के बाद चौथे की बात करते हैं। आजो भाई, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। फाइन, एक प्यारे से प्रोनाउन से मुलाकात करते हैं, और वो प्यारा सा प्रोनाउन क्या है भाई? प्यारा सा प्रोनाउन है, बड़ा मजेदार सा, और इसे हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। मेरे बच्चे एक बार इंडेफिनिट की स्पेलिंग लिखकर दिखाएं। मेरे बच्चे एक बार इंडेफिनिट की स्पेलिंग लिखकर दिखाएं जरा फटाफट से। हम दो हमारे दो, जब तक पांच छह ना हो। ये भी अच्छा है। ये भी अच्छा है भाई, हाँ, है ना? ठीक है। अच्छा भाई, इंडेफिनिट प्रोनाउन जरा लिखकर दिखाएं फटाफट से। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? पहले इसको समझने का काम करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की करते हैं। जैसे एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मैं अगर आपके सामने कहता हूँ रमेश बाहर खड़ा है, तो ये जो रमेश है अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है कि नहीं? रमेश अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है। रमेश को हटाकर अगर मैं कहता हूँ एक लड़का बाहर खड़ा है, तो एक लड़का अपने आप में क्या हो गया? है जी, लड़का अगर मैं कहता हूं तो कॉमन नाउन हुआ, ठीक है भाई। अब लड़का हटाकर अगर मैं कहता हूं वह बाहर खड़ा है, तो ये वह अपने आप में क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन है, ही हम कह रहे हैं। अब इस वह को हटाकर अगर मैं कहता हूं कोई बाहर खड़ा है, तो इस कोई का मतलब क्या हुआ? बताओ भाई।
अगर मैं आपको कहता हूं कोई बाहर खड़ा है तो इस कोई का मतलब क्या हुआ? सर इस बाबू को जरा हटाना क्लास से। बाबू का सवाल ये है कि जी हाथ तो हम सबसे मिलाएंगे, कुछ बच्चे इतने दिमाग से पैदल होते हैं, ठीक है, ये आपकी क्लास के सारे बच्चे खड़े हैं, ये बाबू उल्लू का पट्टा है और लिख रहा है सर अंधे हो क्या? बेटे तू मेरे सामने होता ना, मैं तुझे इतना प्यार करता कि कई दिनों तक तुझे इस प्यार का दर्द अपने मुंह पर महसूस। आपकी क्लास के सारे बच्चे हैं सर, ये एक डाउट इसका लेके इसके बाद इसको परमानेंट हटा देंगे। ठीक है बाबू, आपका आखिरी दिन है, एंजॉय कीजिए मेरे साथ, ठीक है। फ्रस्ट्रेट नहीं होता मैं ऐसे नलायकों के कमेंट्स को इग्नोर करता हूँ, लेकिन ये वो नलायक हैं जो मानते नहीं है, ये सोचते हैं कि इनके इस कमेंट का जवाब अगर नहीं दिया ना तो रशिया भारत पे आक्रमण कर देगा, समझ रहे हैं? और ये मानते भी नहीं है, पता ही नहीं क्या इनके दिमाग में घुसा हुआ है भाई। अरे भाई तुम्हारे कमेंट में कोई वर्थ नहीं है, उसको इग्नोर कर दो ना, लेकिन नहीं, टूट पड़े रहते हैं। अब इसको हटाना है सर क्लास से। अब देखो भाई, ये आपकी क्लास के सारे बच्चे हैं, ठीक है, हाथ मिलाने की बात है, हाथ मिलाने की बात है। भाई एक बार में ये दो हाथ मिलाएंगे, एक बार में ये दो हाथ मिलाएंगे, ये दो हाथ मिलाएंगे, ये दो हाथ मिलाएंगे, ये दो हाथ, मैं इसी के हाथ मिलवा रहा हूं जी, इससे हाथ मिलाएगा, इससे हाथ, कौन मिला रहा है एक बार में? कंसीडरेशन, उल्लू के पट्टे 3 बार बोल लिया मैंने, कंसीडरेशन, समझने की बात है, समझने की बात है, एक बार में दो ही लोग हाथ मिलाएंगे, चाहे चाहे यहाँ लाखों लोग खड़े रहे, पर इतनी सी बात भेजे में घुसती नहीं है, पता ही नहीं भाई, और फिर मुझे गालियां लिख के दे रहा है सर अंधे हो क्या? यार शर्म करो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हें कुछ शिक्षा दे रहा हूँ, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ऐसे लोग नौकरी कभी ना लगे, मैं तो ये दुआ करूंगा। ये जो अपने टीचर को लिख रहे हैं अंधे हो क्या, है यार, कमाल है। एक बार में दो लोग हाथ मिलाएंगे, बताओ इसमें क्या समझ नहीं आया तुम्हें भाई? बताओ बच्चों, में इसका क्या करूं? बताओ ऐसे बच्चे का मैं क्या करूं? है ना मूर्खता भाई, अपना दिमाग लगाने की बजाय यहाँ पर टीचर को गालियां देना शुरू कर दे। भैया ऐसे बच्चे हमें नहीं चाहिए, हम ऐसे बच्चों को कभी नहीं पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहते, और ये चाहते हैं कि बस बाकी बच्चों को भी ऐसे ही लेवल पर लेकर आए। शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो डूब मरो, ठीक है ना। ये टीचर इतने प्यार से, बहुत अच्छे व्यवहार से एक एक चीज समझाता चल रहा है, आपको कोई चीज समझ नहीं आई, आप पेशेंस रखो, आप क्लास को दोबारा देख लो, समझ रहे ना भाई? आप जहां पर घर पर बैठे हैं यही तो स्थिति होगी ना, आप फोन पर देख रहे हैं, लैपटॉप पे क्लास देख रहे हैं, चलती क्लास में हो सकता है आपका ध्यान इधर से उधर हो गया हो और फिर आपने देखा आपको समझ नहीं आया, अरे भाई क्लास दोबारा देख लो यार। ऐसे तो मत करो ना कि आपने अपनी गलती करी है समझने में और बाकी सारे बच्चों की, अब ये 5 मिनट मैंने जो खराब की, इसकी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, बता बेटा? ये जो 5 मिनट खराब करवाई है आपने क्लास की, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? गलती तुम करो, भुगते सारे, टीचर का मूड खराब कर दो, हद है यार। कोई बात नहीं, चलिए मूड ठीक करते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो भाई मैंने आपके सामने सिचुएशन क्रिएट की, मैंने अभी एक बात छोटी सी की, चलो वापस पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, वापस आ जाओ सारे शिकारियों, चलो चलो चलो। मैंने आप सभी के सामने कहा, मान लीजिए बाहर रमेश खड़ा है, तो रमेश अपने आप में क्या हुआ भाई? प्रॉपर नाउन, ठीक है। मैंने आपको कहा रमेश बाहर खड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? रमेश अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ना मेरे बच्चे, रमेश की जगह अगर मैं कहता हूं कि एक लड़का बाहर खड़ा है, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है भाई। फिर मैंने आपको कहा कि वह बाहर खड़ा है, आपने कहा सर ये तो पर्सनल प्रोनाउन है। और जैसे ही मैंने आपके सामने कहा हिंदी, कोई बाहर खड़ा है, तो इस कोई का मतलब क्या समझ में आया है बेटा? इस कोई का मतलब क्या समझ में आया? जैसे ही हमने कहा क्या चीज,
कोई बाहर खड़ा है, तो इस कोई का मतलब तो कोई भी हो सकता है, इंडेफिनिट है ये। क्या है ये? इंडेफिनिट है ना। और जब इंडेफिनिट की हम बात करते हैं तो ये इंडेफिनिट अपने आप में कैसे काम करता है? ये इंडेफिनिट अपने आप में बेहद खूबसूरत तरीके से काम करता है। हम इसके लिए यूज करते हैं किसको भाई? सम को। हम इसके लिए यूज करते हैं एवरी को। हम इसके लिए यूज करते हैं एनी को, और हम इसके लिए यूज करते हैं नो को। ठीक है भाई, हम इन सभी को यूज करते हैं। ठीक है बेटे, हम इन सभी को यूज करते हैं। और जब हम इन सभी को यूज करते हैं तो इनके साथ हम कंपाउंड करते हैं। अपने आप में एक सेक्शन ए है जिसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं बेटा, आप ठीक हो, दौड़ाना पड़ेगा। इस वी का मतलब क्या कहा? हिंदी कोई बाहर खड़ा है, तो इस कोई का मतलब क्या समझ में आया है बेटा? इस कोई का मतलब क्या समझ में आया? जैसे ही हमने कहा क्या चीज? कोई बाहर खड़ा है, तो इस कोई का मतलब तो कोई भी हो सकता है, इंडेफिनिट है ये। क्या है ये? इंडेफिनिट है ना। और जब इंडेफिनिट की हम बात करते हैं तो ये इंडेफिनिट अपने आप में कैसे काम करता है? ये इंडेफिनिट अपने आप में बेहद खूबसूरत तरीके से काम करता है। हम इसके लिए यूज करते हैं किसको भाई? सम को। हम इसके लिए यूज करते हैं एवरी को। हम इसके लिए यूज करते हैं एनी को, और हम इसके लिए यूज करते हैं नो को। ठीक है भाई, हम इन सभी को यूज करते हैं। ठीक है बेटे, हम इन सभी को यूज करते हैं। और जब हम इन सभी को यूज करते हैं तो इनके साथ हम कंपाउंड करते हैं। हम इनके साथ कंपाउंड करते हैं किसको? या तो वन को या फिर बडी को। सारे बच्चे एक बार मेरे साथ बोलकर दिखाएंगे। सारे बच्चे मेरे साथ बोलकर दिखाएंगे। ठीक है, मेरे साथ एक साथ बोलने की कोशिश करेंगे। समवन समबडी, एवरीवन एवरीबडी, एनीवन एनीबडी, नो वन नोबडी। बोलकर दिखाना है, बोलने से आपको थोड़ा थोड़ा सा याद हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप मेरे साथ मिलकर बोलने की कोशिश करेंगे। समवन समबडी, एवरीवन एवरीबडी, एनीवन एनीबडी, नो वन नोबडी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन है। फाइन। अब जब इंडेफिनेट प्रोनाउन की हम बात करते हैं तो इंडेफिनेट प्रोनाउन के लिए हम लोग एक बात ध्यान रखते हैं। हम इसके लिए यूज क्या करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? हम इसके लिए यूज करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्लियर है? अब इस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर हम थोड़ा आगे बातचीत को लेकर चलें तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भैया ये करने वाले क्या है। करने वाले क्या है ये बाद में हम बताएंगे। जब हम इसे कंपाउंड करते हैं तो ये बताने का काम करता है एक पर्सन के बारे में। इसके बारे में बताने का काम करता है एक पर्सन के बारे में। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपके सामने एक वाक्य लिखता हूं, someone has left his her its book here। हाँ भाई बताओ मेरे बच्चों, आप क्या प्रोनाउन यहाँ पर यूज करेंगे? बताओ मेरे बच्चों। आप यहाँ क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? चलो मेरे बच्चे बताओ फटाफट से। बताओ भाई। तो आप इस लिखी हुई सिचुएशन को ध्यान से समझेंगे तो आपके सामने अगर इस तरह से प्रोनाउन का चुनाव आए तो समझ लेना कि भैया यहाँ इसके जेंडर को लेकर सवाल है कि नहीं? अब इस समवन को देखकर हमें ये पता नहीं चल रहा ये मैस्कुलिन हमें नहीं पता, फेमिनिन हमें नहीं पता, न्यूटर जेंडर है नहीं, तो बचा क्या? कॉमन जेंडर। और कॉमन जेंडर की प्रायोरिटी हमें ठीक बताती है ना? कॉमन जेंडर की प्रायोरिटी हमें ठीक बताती है क्या चीज? या तो आप ही, या फिर पोजेसिव केस के लिए हिज, या फिर ऑब्जेक्टिव केस के लिए हिम का यूज करें। याद आ गया भैया? है बेटे? याद आ गया बेटा? शाबाश बेटे, प्रायोरिटी वाला खेल आ गया यहाँ। है कि नहीं भाई? क्या आ गया मेरे बच्चे? प्रायोरिटी वाला खेल आ गया हमारे साथ। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को? ठीक है, प्रायोरिटी वाला खेल आ गया। ठीक है ना जी। अब एक और सवाल लिख देते हैं चलो इसी बातचीत के लिए, है जी। ये भी किसी रिसेंट एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन। आई डोंट रिमेम्बर, किसी बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था, ये अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था सवाल। चलिए, बहुत बढ़िया जी।
तो बिल्कुल वही कहानी ऊपर वाली काम आ जानी चाहिए हमारे दिमाग से। और क्या हुआ, नो वन हैज क्लियर्ड हिज हर इट्स में से सिर्फ आप हिज को प्रायोरिटी देंगे। ओके बच्चे, प्रायोरिटी। चलो एक बार सारे बच्चे, शाबाश जाहिद, सारे बच्चे एक बार प्रायोरिटी की स्पेलिंग लिख कर दिखा दो, स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछी जाती है, आप भी लिख कर दिखा दीजिए फटाफट से। ठीक है, फिर इसी कंपाउंड को आगे बढ़ाते हैं बेटे, इसी कंपाउंड को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब एक कंपाउंड और देख लो भाई, क्या हो गया, हम कभी कभी इसी की जगह इनके साथ जोड़ने का काम करते हैं, थिंग को। ठीक है जी, किसको जोड़ते हैं भाई, थिंग को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये क्या बनता है, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग। मेरे साथ फिर से बोलिएगा जरा, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग। ठीक है बेटे, जब हम इनको आपस में कंपाउंड करते हैं, तो भाई जब इन्हें हम कंपाउंड करते हैं, तो आपको सभी को पता है कि थिंग तो अपने आप में ऑब्जेक्ट की बात करेगा, हाँ या ना। और आने वाली हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी रखेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की बात यानी कि किसी वस्तु की हम बात करते हैं, तो इसके लिए आने वाला जो प्रोनाउन हम रखेंगे, कौन सा रखेंगे, इट, इट्स या फिर इट। वेरी सिंपल, आया ना। बात क्लियर है भाई, फाइन। एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखते हैं। ठीक है जी, जैसे अगर मैं आपके सामने कहूँ छोटा सा वाक्य, एवरीथिंग हैज हिज हर इट्स वर्थ। हर किसी चीज की अपनी वर्थ होती है। बताओ मेरे बच्चे। That's so nice of you guys. So nice. चलो भाई, तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। एवरीथिंग अगर हम लोगों ने यहाँ कंपाउंड किया है, तो एवरीथिंग की वजह से हम लोगों ने किस चीज को चुना भाई, इट्स को। फाइन। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चले बेटे। आओ चलते हैं थोड़ी सी कहानी को लेकर आगे। ठीक है, अब देखो यहीं से एक प्यारा सा शब्द और हमें मदद करता है, और वो प्यारा सा शब्द ये है। ठीक है ना, हम इसे पढ़ते हैं ऑल। ठीक है, चलो पहले इस कहानी को मैं थोड़ा सा लिखता हूँ आप सभी के सामने, मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूँ। ठीक है, आप इसे पढ़कर देखें ध्यान से।
मैंने आपके सामने नो क्वेश्चंस लिखे हैं मेरे बच्चों, ठीक है। आपके सामने लिखे हुए इन नो क्वेश्चंस को पहले आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। शाबाश। चलिए जी। शाबाश। वेरी गुड। आओ बेटे, अब इस सारी कहानी को हम समझने का काम करते हैं। देखो बच्चों, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें। देखो, मैंने आपके सामने भी थोड़ी देर पहले एक बात कही, मैंने आप सभी के सामने एक थोड़ी सी बात कही, थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने कहा रमेश बाहर खड़ा है, इसी रमेश की जगह पर मैंने आपको कहा वह बाहर खड़ा है। ऑब्जर्व कीजिएगा, मैंने आपके सामने पहले एक वाक्य कहा रमेश बाहर खड़ा है, फिर इसी रमेश की जगह मैंने आपके सामने क्या कहा, वह बाहर खड़ा है। ऑब्जर्व कीजिएगा। अब इन दोनों बातों में क्या हुआ, हम किसी भी नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। बोलो हाँ। हम किसी भी लिखे वाक्य में नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी तो किया जा सकता है कि किसी प्रोनाउन की जगह हम वापस नाउन को भी तो लिख सकते हैं, आया ना। भाई एक सीधी सी बात है कि आप किसी भी नाउन की जगह प्रोनाउन को लिखते हैं, आया ना। तो भाई ये भी तो अंडरस्टूड है कि जिस प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं, इस प्रोनाउन को हटाकर मैं वापस नाउन को भी तो रख सकता हूं। बोलो हाँ। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि भाई नाउन की जगह पर प्रोनाउन को रखा जा रहा है। नाउन अगर चाहे तो प्रोनाउन को हटाकर खुद भी तो आ सकता है। आओ इसी बातचीत को इस तरह से समझने का काम करते हैं। इस लिखे हुए वाक्य में अगर हम समझें तो यहाँ ऑल किसी न किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज किया गया है। हमें यहाँ पर यह समझना है कि किस तरह के नाउन को ये रिप्लेस करता है। हमें यहाँ ये समझना है कि ये आखिर किस तरह के नाउन को रिप्लेस करता है। सवाल को पढ़ते हैं। मैंने आपके सामने कहा ऑल इज वेल, ठीक है जी। मैंने आपसे पूछा हाँ भाई घर सब कैसे हैं। मैंने आपसे पूछा हाँ भाई चलो हाल चाल पूछता हूँ पहले आपसे। मैंने आपसे पूछा हाँ भाई क्या हाल चाल है, आपने कहा जी सब बढ़िया है। अब सब बढ़िया है का मतलब क्या हुआ, आप बताने की कोशिश कर रहे हो अपनी हेल्थ के बारे में, या फिर बताने का काम कर रहे हो किसके बारे में, अपनी अवस्था के बारे में। क्या बताया, सब बढ़िया है गुरुजी, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा हाँ भाई घर परिवार के लोग कैसे हैं, आपने कहा जी सब बढ़िया है। यानी कि यहाँ पर आप बता रहे हो किसके बारे में, पर्सन्स के बारे में, ठीक है भाई। हाँ है ना, ठीक है जी।
अब अगर इस लिखी हुई बातचीत को हम ध्यान से समझें, अगर हम इस लिखी हुई बातचीत के बारे में ध्यान से समझें, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मैं अगर आपसे पूछूं इसकी हिंदी क्या होती है, मैं अगर आपसे पूछूं इसकी हिंदी क्या होती है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो आप कहोगे सर इसकी हिंदी है अंत भला तो सब भला। मैं पूछूं किस चीज का अंत भला, आप कहोगे किसी भी काम का, और काम को हम इंग्लिश में वर्क कहते हैं। ठीक है भाई, इन तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स को, इन तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स को अगर हम ध्यान से समझें तो हमें एक बात समझ आती है कि ये जो ऑल है ना, ये जो ऑल है, ये ऑल बेसिकली, ये जो ऑल है ये बेसिकली दो तरीके के नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। ये बेसिकली दो तरह के नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है, और एक जगह ये अनकाउंटेबल नाउन को रिप्लेस करता है, और इसी वजह से इसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इसी की वजह से हम इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और एक तरफ इस ऑल को अगर हम देखें तो ये रिप्लेस करता है प्लूरल काउंटेबल नाउन को, इसी वजह से इसके साथ हम यूज करते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना इस बातचीत को। देखो बच्चे, यहाँ हेल्थ की बात कर रहे हैं हम या अवस्था की बात कर रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन, इसी वजह से इस सेंटेंस में इज बिल्कुल ठीक है, आया ना। सेंटेंस नंबर 2 की बात हम करते हैं, लिखा है ऑल आर वेल, यहाँ लिखा है पर्सन्स, पर्सन्स अपने आप में क्या है भाई, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसी वजह से इसके साथ आर हमने यूज किया, ऑल आर वेल। ठीक है बच्चे, फिर तीसरी बात हमने देखी, क्या लिखा है भाई, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, किसका अंत भला, वर्क, अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए इसके साथ हमने इज को यूज किया, ये भी अपने आप में सही है। ठीक है बेटा, अब देखो इससे कहानी आगे बढ़ती है तो क्या समझ आता है। क्वेश्चन 4 देखें, ऑल इज आर, आपको चुनना है इज लिखें या आर लिखें, इनवाइटेड बट फ्यू आर सिलेक्टेड। क्वेश्चन 4 और 5 में आप अपना आंसर मार्क करें, फिर आगे बात करेंगे। क्वेश्चन 4 और 5 में आप अपना आंसर मार्क करें, फिर आगे बात करते हैं। शाबाश। हे भगवान, हम इन दोनों के दोनों सवालों के आंसर बनाते हैं। ऑल इज आर इनवाइटेड बट फ्यू आर सिलेक्टेड, बुलाया सभी को जाता है, चुने कुछ जाते हैं, तो बुलाया सॉरी बुलाया जिनको जाता है वो क्या है, कैंडिडेट्स हैं, तो कैंडिडेट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से आर को चुनेगा। ठीक है बेटा, अगर क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखते हैं तो लिखा है ऑल हैज हैव बीन पैक्ड इन दिस बॉक्स, आप कोई भी बॉक्स उठा लें, आप कोई भी बॉक्स उठा लें। ठीक है भाई, अब अगर इस बॉक्स में आप पैकिंग कर रहे हैं, मान लीजिए अगर इस बॉक्स में आप पैकिंग कर रहे हैं तो सामान ही तो रखोगे, थिंग्स रखोगे, ठीक है ना, सामान ही तो रखोगे, तो थिंग्स अगर रखोगे तो थिंग्स के अकॉर्डिंग तो प्लूरल बात बनेगी। ठीक है भाई, अगर किसी भी डिब्बे में आप थिंग्स रख रहे हो तो वो अपने आप में क्या होगी, प्लूरल होगी, कॉमन सेंस की बात है ना। ठीक है भाई,
अब आगे बढ़ते हैं भाई, इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। देखो बेटे, इस सवाल के अंदर अगर हम ध्यान से समझें तो यहाँ एक नई कहानी आ गई। और वो नई कहानी क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। नई कहानी ये है कि कभी कभी लिखे हुए सेंटेंस में ऑल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बनता है, लिखे हुए सेंटेंस में ये जो ऑल है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बनता है ना, ये जिस सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है वो सब्जेक्ट सेंटेंस के आखिर में लिखा हुआ हमें मिलता है। ये जो भी हमारा सब्जेक्ट है ये सेंटेंस के आखिर में लिखा मिलता है। और इसी की वजह से मेरे बच्चों, इसी की वजह से हम आने वाली हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। क्या करते हैं, आने वाली हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है भाई, एक बार ध्यान से इस चीज को देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। सवाल नंबर 6 देखते हैं। लिखा है ऑल आई नीड इज आर द म्यूजिक। ये ऑल किसके लिए यूज हुआ है, म्यूजिक के लिए। म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है, इसी के लिए हमने क्या यूज किया, इज। पहली बात समझ में आ गई भाई, पहली बात समझ में आ गई भाई, आया ना। ठीक है भाई, सेंटेंस 2 को ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है। सेंटेंस 2, ऑल शी सॉ वॉज वर 10 बॉयज। इस ऑल ने जिस सब्जेक्ट की बात की है वो क्या है, 10 बॉयज। प्लूरल होने की वजह से क्या यूज करा दिया भाई, वर यूज कर। खत्म भाई। अरे यार शुभम, पूछ तो सही भाई, क्या बात है, क्या बीमारी है, बोल तो सही बेटे। 25 बार लिख लिया, एक डाउट है, एक डाउट है। बात लिखा करो ना सीधी, टाइम पास मत करो ना यार क्लास में। अब बाकी बच्चे क्वेश्चन 8th का और 9th का आंसर बनाएंगे। कह रहे एक डाउट है, 25 बार लिख लिया, पूछना क्या बीमारी है, बता, बात खत्म करा कर बेटा। टीचर का मूड पढ़ाने में, तुम अपनी बातें लिखने में लगे हुए। बेटा क्वेश्चन 8th का और 9th का आंसर बनाना जरा सोच के। जी हाँ, वो कैब के नोट्स आपको बनाने हैं। बनाओ बनाओ बनाओ। बना ली भाई। चलो भाई, बना दिया है आप लोगों ने। तो आओ मेरे बच्चों, इस कहानी को समझने का काम करें। आओ भाई, अब इस कहानी को समझने का काम करते हैं। देखो, इस सारे के सारे सवाल में क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम बात करते हैं, नाउन के दौरान आप लोगों को एक कहानी पढ़ाई गई थी, कुछ याद है। दोबारा लिखता हूँ, AAWDHSP, अवध से पहले, कुछ याद है भाई। हाँ जी बच्चों, कुछ याद है बेटा। अवध से पहले कुछ याद है कि नहीं। अब अवध से पहले के कंटेंट को कैसे याद किया था हम लोगों ने, दो हिस्सों में बांटकर, एक यूनाइटेड सेंस और एक डिवाइडेड सेंस। इकट्ठे मिलाकर या अलग अलग, कुछ याद आया बच्चे, आया ना। अब अगर उसने जो मांगा है, उसे जो चाहिए वो 3,000 रुपए हैं, तो जो मांगा है, जो मांगा है, इकट्ठा 3,000 रुपया मांगा है। तो यूनाइटेड सेंस होने की वजह से ये जो ऑल है, इस 3,000 रुपीज को यूनाइटेड सेंस की वजह से क्या लेकर चलेगा, सिंगुलर लेकर चलेगा। याद आया भाई।
याद आया भाई? चलो जी, जिन्होंने पढ़ा है याद आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है हम उनके लिए दुआ करेंगे। अब इस सवाल की बात करते हैं भाई, ठीक है ना, इस सवाल की बात करना भाई, ध्यान से देखना। ऑल शी इनवाइटेड इज आर आई एक्सेप्ट यू। आप इस लिखे हुए सवाल को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस लिखे हुए क्वेश्चन में बहुत प्यारी कहानी है। इस लिखे हुए क्वेश्चन में बहुत प्यारी कहानी है। इस ऑल ने जिसे रिप्लेस किया वो कौन है? आई एक्सेप्ट यू। एक्सेप्ट अपने आप में प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन की वजह से ये जो यू लिखा है ऑब्जेक्टिव केस हुआ। भाई ऑब्जेक्टिव केस है तो हेल्पिंग वर्ब से लेना देना नहीं, यानी कि सब्जेक्ट के नाम पर कौन आया? सिर्फ आई आया। आई के हिसाब से ना तो इज ना आर, यहाँ पर क्या यूज होना था? एम यूज होना था, है कि नहीं? अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 9 किसका ठीक है? क्वेश्चन 9 का आंसर किसका ठीक है? एक अकेला क्वेश्चन 9 लुटा देगा सभी को भैया। एक अकेला क्वेश्चन 9 सबकी विकेट उड़ा देगा। उड़ा दी सबकी विकेट भाई। ठीक है भाई, उड़ गए तो तेरे, कोई बात नहीं। सीखोगे तो मजा आएगा, जो नहीं सीखते हैं वो अपना टाइम पास कर। ठीक है बेटा, टीचर का मूड देख लिया करो भाई, वो पढ़ाने के मूड में हो ना तो वो आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहता है। बार बार आप एक ही कमेंट करोगे तो कोई फायदा नहीं। ठीक है भाई, चलिए बच्चों, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऑल का ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में दिया जाता है। ठीक है बेटे, अब चलते हैं थोड़ी सी बातचीत को लेकर आगे। हम्म? एक अगले प्रोनाउन को लेकर चलते हैं और इस प्रोनाउन का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इस प्रोनाउन का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलिए भाई बच्चों, अब आप लोग एक बार मुझे बताएं डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द का मतलब क्या होता है। थैंक यू निश। आप एक बार मुझे ये बताएं बच्चों, थोड़ा सा सोच के, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द होता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द होता है इसका क्या मतलब होता है? लुधियाना में बुक, मैं देखता हूँ बेटा। डिस्ट्रीब्यूटिव की आप लोगों ने सबने बिल्कुल सही मीनिंग बताया है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब हुआ बांटना। ठीक है ना, अब इस बांटने के प्रोसेस को हम समझते हैं। ठीक है, बांटने का क्या काम होता है? ठीक है ना जी, ध्यान से समझना। चलो आपकी क्लास से एक एग्जाम्पल तैयार करते हैं। ठीक है जी, मान लीजिए मेरे पास 10,000 मैंगोज हैं। ठीक है जी, मान लीजिए मेरे पास 10,000 मैंगोज हैं। ठीक है, 10,000 आम हैं। फाइन, अब मुझे ये 10,000 मैंगोज जो हैं, ठीक है, मुझे आप में से किन्हीं 500 स्टूडेंट्स को, ठीक है, मुझे आप में से किन्हीं 500 स्टूडेंट्स को बांटना है। ठीक है जी, अगर मैं 10,000 आम मैंगोज सिर्फ 5 स्टूडेंट्स में बांटू तो बताओ क्या हिसाब बनेगा? बताओ। आपका घर बिहार में है, मैं दिल्ली में। बताओ, बताओ, बताओ। एक नालायक कह रहा है, मुझे दे दो मैं बांट दूंगा, तू सारे खा जाएगा। है भाई, तो आप क्या हिसाब बना के चल रहे हैं भाई? आप यही हिसाब बना के चल रहे हैं ना कि सर अगर हिसाब बनाना तो कोई दिक्कत नहीं, जे को उठाओ जे को इधर रखो है, ये जे को उठाओ और जे को इधर रखो, उसके बाद आपको जो हिसाब आ जाएगा ना, वो हिसाब ये आ जाएगा कि
क्या हिसाब समझ में आ जाएगा? ये मैंगोज हटाओ, इधर से स्टूडेंट्स को हटाओ, और हमारे सामने ये बात आ गई कि भैया एक जो बालक है ना, एक स्टूडेंट को 20 आम खाने को मिलेंगे। आए ना? कितने मिलेंगे भाई? एक बालक को 20 आम खाने को मिले, है कि नहीं? मुझे दे दीजिए। क्यों दे दे तुमको, तुम डीसी लगे हो? ठीक है, आया ना? ठीक है भाई, बात समझ में आ गई भाई? इसका मतलब ये हमें समझ में आ गया भाई कि एक स्टूडेंट को 20 मैंगो मिलेंगे। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो संख्या का कोई लेना देना नहीं है। जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो संख्या का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने में बस एक ही बात हमें समझ में आती है कि एक बार में एक को समझा जाता है कि नहीं बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट जब हम करने की कोशिश करते हैं तो भाई हमें क्या समझ में आए, एक बार में एक को ही हम कंसीडर करते हैं। फैक्ट है कि नहीं है? अरे हाँ, है ना? एक बार में एक को हम कंसीडर करते हैं। क्लियर है? अब इस एक बार में एक को कंसीडर करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करने से यहीं से हम लोगों को कुछ प्यारे प्यारे लॉजिक्स समझने हैं। ठीक है बेटे? डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द कौन कौन से हैं, पहले ये लिस्ट बना लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द है हमारे सामने। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो ईच हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें तो आइदर हो गया। तीसरे की अगर हम बात करें तो नाइदर हो गया। ठीक है, हम इस खेल को समझेंगे आपके साथ बड़ी प्यारी सी फुर्सत के दौरान। ठीक है, हम आपके साथ मिलकर एक बड़ी प्यारी सी फुर्सत में इस चीज को समझेंगे। पहले एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए प्यारे प्यारे सवाल लिखता हूँ। ठीक है ना जी? मैं आपके सामने जो सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, ठीक है मेरे शिकारियों, पहले आप इन लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना है, करना कुछ नहीं है। ठीक है, फाइन। एक बार ध्यान से इनको पढ़ना है। ठीक है जी? चलो भाई, 8 सेंटेंसेस लिखे हैं आप सभी के सामने। इन आठों के आठों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ कर दें।
बेटा सिलेक्शन के लिए बात करो बस, ठीक है? सिलेक्शन की बात करो, पेपर सारे सामने आ रहे हैं, अब बस सिलेक्शन के बारे में सोचो, सिलेक्शन की बात। चलो भाई, पढ़ लिया आप लोगों ने? अब इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को मैं आपके सामने मिलकर पढ़ना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार इन शब्दों के खेल को हम समझते हैं। बेटे बच्चों, पहले एक बार इस कहानी को समझो, फिर ये खेल अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है? देखो, सबसे पहले में डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब पता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये हुआ कि संख्या कितनी भी हो, लेकिन हम एक बार में एक की बात करेंगे। फाइन। संख्या कितनी भी हो, लेकिन हम एक बार में एक की बात करेंगे। वेरी सिंपल हो गई, ठीक है? अब इस ईच का मतलब हमें समझ में आया, वन आउट ऑफ मैनी। हमारे सामने जो भी उनमें से किसी एक की बात, ईदर की बात करते हैं तो ये बताता है वन आउट ऑफ टू, यानी कि दो में से एक की बात, और नीदर की बात करें तो दो में से कोई भी नहीं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? दो में से कोई भी नहीं। फाइन, क्लियर है? आगे चल लेते हैं बेटा, ठीक है भाई? अब इस बातचीत से हमें एक चीज और समझ आती है, और वो बातचीत पहले ही हम लिख चुके हैं कि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास 2000 आम हैं और मुझे 500 स्टूडेंट्स में वो आम बांटने हैं, तो भाई आप लोगों ने हिसाब मुझे बता दिया, ठीक है? एक बच्चे को 4 आम मिलने हैं। भाई बात समझ में आ गई? एक बालक को 4 आम मिलने हैं। जब एक बालक को 4 आम मिलने हैं, तो एक ही कंसीडरेशन ये कहती है कि इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर चलेंगे। क्या लेके चलेंगे बेटे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके चलेंगे। आया ना? पहली बात समझ में आया। जब हम इनका जिक्र करते हैं तो हमें ये समझ में आया कि इनके साथ आनी चाहिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी कैसा चाहिए भाई? सिंगुलर कैटेगरी का प्रोनाउन। पहली बात समझ में आ गई भाई, है कि नहीं? पहली बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है? अब आती है एक दूसरी बातचीत, ठीक है? अब आती है एक दूसरी बातचीत। फाइन, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। भाई ईच की वजह से हम लोगों ने क्या समझा? सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ हमने हैज लिखा। और भाई क्योंकि ईच अपने आप में कॉमन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए देयर की जगह हम लोगों को क्या लिखना पड़ा? प्रायोरिटी ऑफ जेंडर के अकॉर्डिंग ही का हैज बनाना। पहली बात समझ में आई? पहला नियम समझ में आया भाई? दूसरे नियम की। अब एक बात सोचो मेरे बच्चे, क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस एक किताब में से एक किताब मेरी है? हाँ या ना का जवाब देना बस, और कुछ। मैंने आपको कहा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस एक किताब में से एक किताब मेरी है? बताओ जरा, यस या नो में आंसर देना। सोच रखा ना भाई दिमाग में? क्या ऐसा कहा जा सकता है कि इस एक किताब में से एक किताब मेरी है? आप कहोगे सर डिस्ट्रीब्यूट अगर करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूट अगर करना चाहते हो तो संख्या एक से ज्यादा होगी, उसमें से किसी एक की आप बात करोगे ना? अरे बोलो हाँ। भाई एक किताब में से एक किताब कहने का मतलब तो नॉनसेंस है। आप ये कहोगे एक से ज्यादा किताब अगर है, उनमें से किसी एक को आप अपना कहोगे, तो ये छोटा सा नियम बन गया कि जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने पर आए तो हम इसके साथ लगाते हैं एक प्यारा सा ऑफ, ठीक है? और इस ऑफ के ठीक बाद हम लिखने का काम करते हैं किसे? किसी भी प्लूरल नाउन को या प्रोनाउन को। मैंने क्या कहा? किसी भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है भाई? फाइन, आगे चले। अब हमें ये चीज पता है बच्चों, ये चीज हमें पता है कि इस ऑफ के बाद ये जो शब्द लिखा है ये ऑब्जेक्टिव केस होगा, है ना? तो भाई आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब इस लिखे हुए प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कैसी रहेगी भाई? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अरे हाँ ना? और आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी कैसा रहेगा? सिंगुलर कैटेगरी का प्रोनाउन। ठीक है? अरे बोलो हाँ। ठीक है भाई?
अब भाई एक बात हमें समझ में आ गई कि इस प्लूरल में से किसी एक की हम बात करते हैं, यानी क्या कहा, इस प्लूरल में से अगर हम किसी एक की बात करते हैं तो भाई इस प्लूरल के अकॉर्डिंग ही ये आने वाला सिंगुलर प्रोनाउन हमें करना हो। ठीक है भाई। तो अब इस हिसाब से हमें पहले क्वेश्चन पर क्या काम करना है, दिमाग लगाएंगे। लिखा है ईच ऑफ द, शर्ट की जगह क्या लिखोगे भाई, शर्ट्स। ठीक है। आने वाली हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर रही, एलिगेंट का मतलब होता है शानदार, स्प्लेंडेड। ठीक हो गया भाई, पहला सवाल हो गया हमारा। ठीक है बेटा। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 पर दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पहले यहां से यहां तक देखते हैं। ईदर ऑफ द बॉय, क्या ये कहना सही है, क्या ये कहना सही है, ईदर ऑफ द बॉय। आप कहोगे नहीं सर, बॉय का तो प्लूरल बनाना होगा। ठीक है जी। ईदर ऑफ द बॉयज, तो ये वॉज लिखा हुआ अपने आप में पहले से ही सही है, पहले से ही सही है। अरे हाँ ना। अब बात कही है लड़कों में से एक की, किसकी कही है, बात कही है लड़कों में से एक की। तो आने वाला है लड़कों में से एक की बात कही है, तो प्रोनाउन क्या यूज करोगे मेरे बच्चे, भाई लड़कों में से एक की बात करोगे तो देयर तो प्लूरल के लिए यूज होता है, हमें एक की बात करनी है तो क्या होना चाहिए, हिज यूज। बहुत आसान बात थी, मजा आ गया, है कि नहीं भाई। अब आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाओ और चीजों को समझते चले जाओ, बहुत मजा आने वाला है हर एक सवाल में। मैं इस लिखे हुए सवाल को अगर यहां से यहां तक पढ़ता हूं, का मतलब क्या हुआ, आइदर ऑफ यू। आइदर का मतलब क्या हुआ, दो में से एक। ठीक है। मैं अगर कहता हूं आइदर ऑफ यू आर अलाउड, गलत है भाई, दो में से किसी एक को जाने की इजाजत है। तो आर क्यों करोगे भाई, आप क्या करोगे, इज करेंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गया। आइदर ऑफ यू इज अलाउड टू गो, दो में से एक को जाने की इजाजत है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ नोट लिखा हुआ देखा तो आप कहोगे सर इस नोट का मतलब तो दो में से हम एक को जाने की इजाजत दे रहे थे, इस नोट की वजह से उस एक को भी इजाजत नहीं रही, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा। दोनों में से अगर कोई भी नहीं जाएगा तो दोनों में से कोई भी नहीं के लिए तो हम क्या यूज करें, नीदर। तो ज्यादा अच्छा है इस नोट को और ईदर को हटाकर दोनों को मिलाकर हम नीदर लिख सकते हैं। बोलो हाँ, अरे भाई बोलो हाँ। ठीक है बेटा। एक और ट्रिक बन गई मजाक मजाक में, और ट्रिक क्या बन गई भाई, ट्रिक ये बन गई कि इस ईदर के साथ हम लोग सेंटेंस में अगर नोट को लिखा हुआ देखते हैं तो इस ईदर और नोट को आपस में हम लोगों ने चिपका दे से या फेविकॉल से, बेबी डॉल से, क्या बना दिया भाई, नीदर। मजा आया कि नहीं आया, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, आप आइदर भी कह सकते हैं, ईदर भी कह सकते हैं, आप नाइदर भी कह सकते हैं, आप नीदर भी कह सकते हैं, दोनों उच्चारण सही है। ठीक है भाई, फाइन। चलो अब इस लिखे हुए क्वेश्चन 5 पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो बेटे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बनाकर दिखाओ। चलो मेरे बच्चे आंसर बनाकर दिखाओ। शाबाश, देख लिया बेटा। आओ चलो आगे चलते हैं। ठीक है भाई। कोई बात नहीं बेटा बाबू, पढ़ाई पे ध्यान दो। टीचर कभी श्राप नहीं देता अपने बच्चों को, लाड प्यार से ही पढ़ाता है। बस ये मूर्खता मत किया करो, जिद्दी मत बना करो टीचर, ठीक है। ठीक है बाबू, कोई श्राप नहीं है, आप जैसे बच्चे सारे होते हैं और सारे बच्चे नादान होते हैं, तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं कभी किसी बच्चे को ब्लॉक नहीं करता, कभी किसी बच्चे को हटाता नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ मजबूर हो जाता हूँ। जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं और बाकी एक आधा बच्चा कोई डिस्टर्ब करता है तो हमारा भी दिमाग खराब होता है।
अब आप पढ़ाई पे ध्यान दें, फालतू का कोई कमेंट ना करें, ठीक है बेटे। अब ध्यान से देखते हैं सवाल। हमारे सामने आइदर और आगे लिखा हुआ था कौरवस वर नॉट। तो सबने बच्चों ने क्या सोल्व कर दिया कि गुरुजी नोट को और आइदर को हटाकर यहाँ नाइदर लिख दो। ले भाई लिख दिया, है ना, ठीक है, ये अपनी जगह सही हो गया, है ना। अब देखो यहाँ एक नई कहानी जुड़ गई। क्या है वो प्यारी सी कहानी, ध्यान से देखने का काम करते हैं। भाई कौरव की अगर हम बात करते हैं तो कौरव संख्या में कुल कितने थे भाई, 100 थे। अरे है ना, कौरव संख्या में कुल कितने थे बच्चों, 100 थे। याद है कि नहीं है भाई, महाभारत, है कि नहीं, संख्या में 100 है। तो भाई यहाँ पर तो एक बातचीत में ट्विस्ट आ गया। और ट्विस्ट क्या आ गया, आप कहोगे सर कि नीदर का जिक्र हम तब करते थे जब संख्या 2 की हो। जब संख्या किसकी हो भाई, 2 की हो। अरे हाँ है ना। अगर यहाँ हम देखें गुरुजी तो हमें यहाँ समझ में आया संख्या तो 2 से ज्यादा की हो गई, और जब संख्या 2 से ज्यादा की हो तो हमारा एक नया दोस्त आ जाएगा इस महफिल में, और इसे हम क्या कहेंगे, नन कहेंगे, ठीक है भाई। जैसे ही संख्या 2 से ज्यादा हो गई, संख्या 2 से ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, नन हो गया, ठीक है। अब नन अपने आप में गजब का इंसान है। क्या कहता है नन, कहता है जी भाई हम तो हर किसी के लिए दिल से स्वागत करते हैं, चाहे कोई एक आए सिंगुलर हेल्पिंग ऑफ लगा देंगे, चाहे आप इसको एक से ज्यादा समझो तो प्लूरल हेल्पिंग ऑफ लगा देंगे, हमको कोनो दिक्कत ही नहीं है भाई, ठीक है भाई। चाहे आप सिंगुलर माने चाहे प्लूरल माने, आप कुछ भी मान ले। तो भाई ये बात अपनी अगर सेट हो गई है, ये बात अगर अपनी सेट हो गई है, तो हमें ये समझ आया कि संख्या 2 से ज्यादा होने की वजह से नीदर को हटाकर हमें लिखना पड़ा नन, और नन की वजह से इस वर को आप मुझे बताएं वॉज बनाऊं या वर रहने दूं, आप बताओ, वॉज बनाऊं या वर रहने दूं, बताओ जरा, बताओ भाई। बिल्कुल ठीक कहा सर, छेड़ने की जरूरत ही, चाहे आप वॉज लिखो चाहे वर लिखो, दोनों अपने आप में ठीक है, ठीक है भाई। हम सिंगुलर या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कुछ भी लगा सकते हैं, तो नन की वजह से इस वर को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ब्लेसिड का मतलब होता है शांत, ब्लेसिड का मतलब होता है शांत, ठीक है भाई, क्लियर है। आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये नया शब्द हमारे सामने आया बोथ, नया शब्द हमारे सामने आया है बोथ। भाई बोथ का सभी को पता है, हिंदी ही अगर चलो मैं आपको बताता हूं तो बोथ का अर्थ निकलता है दोनों। क्या अर्थ निकलता है भाई, दोनों। जैसे ही दोनों की हमने बात की तो हमें इसका कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया कि बोथ दो की बात करता है, तो भैया आने वाली हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो गई, और आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी कैसा हो गया भाई, प्लूरल कैटेगरी का प्रोनाउन हो गया भाई, हाँ या ना, ठीक है जी, क्या हो गया भाई, ठीक है बेटा। अब ये बात अगर हमें समझ में आ गई है तो बिल्कुल ठीक जा रहा है मामला। बोथ ऑफ द गर्ल्स बिल्कुल ठीक है, बोथ की वजह से दो का जिक्र है तो इज ना कहकर हमें क्या करना पड़ा, आर कहना पड़ा, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी तो नहीं, ठीक है भाई। अब देखो आगे पढ़ने का काम करते हैं। अब इस सवाल पर आप दिमाग लगाएं, इस सवाल पर आप दिमाग लगाएं। सवाल लिखा है बोथ आर नॉट गिवन देयर सैलरी। बोथ का मतलब दो हुआ, नोट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, नोट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें ये समझ में आया कि जब दोनों में से किसी को सैलरी नहीं मिली, तो दो में से किसी को नहीं मिला, तो भाई क्या कर देना सेंसिबल होगा, यही सेंसिबल होगा कि बोथ और नोट दोनों को आपस में चिपका दो सैया फेविकोल से, है कि नहीं। तो क्या करोगे भाई, नीदर। अगली ट्रिक बन गई, क्या ट्रिक बन गई कि सेंटेंस के अंदर अगर बोथ और नोट आपको लिख कर दिया जाए, आप दोनों को चिपका कर क्या बना देंगे, नीदर। और आप जानते ही हैं कि नीदर के साथ तो भाई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और आने वाला सिंगुलर कैटेगरी का प्रोनाउन हमें चाहिए, ये तो आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है। अरे भाई हाँ के ना, सेट है बॉस, है कि नहीं। तो भाई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोगों को यहाँ क्या करना पड़ा, छेड़खानी करेंगे, और क्या करेंगे, आर को हटाकर हमने लिखा नीदर इज गिवन, और देयर की जगह हम लोगों ने क्या लिखा, हिज सैलरी,
ठीक है भाई, आज की क्लास को बहुत ज्यादा अच्छी गहराई से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज नहीं करोगे तो सब मामला तोता उड़ मैं ना उड़ हो जाएगा। चलो भाई, आखिरी बोल आपके नाम। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़कर करेक्ट आंसर जिसने लिख दिया उसको भेजूंगा मैं कनाडा। ठीक है, वो भेजूंगा मैं कनाडा। बिल्कुल, कनाडा भेजेंगे। जिसका करेक्ट आंसर आ गया क्वेश्चन 8 में, भाई साहब उसको कनाडा भेजिए। पहले रशिया जाएगा, फिर आपके साथ, आप हमारे साथ चलना चाहेंगे? वेरी गुड, आप आ जाओ दिल्ली, फिर आपको हम्म देखो, कनाडा के नाम पर तो सारे ही टूट पड़े, सब आंसर दे रहे हैं। चलो भाई, क्वेश्चन को हम सोल्व करना शुरू करते हैं। बाल को सवाल लिखा है क्या, ध्यान से देख। ठीक है, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, पहली करेक्शन तो ये हो गई। ठीक है ना जी, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज, पहली करेक्शन ये हो गई भाई। ठीक है बेटा, पहली करेक्शन हो गई। फाइन, यहाँ ये जो टू लिखा है ये सुपरफ्लोस नहीं है। ठीक है, यहाँ टू लिखा हुआ सुपरफ्लोस नहीं है। ऊपर हमने आइदर का जहां यूज किया है वहां हमने संख्या मान ली कि लड़के मेरे सामने दो हैं, उनमें से मैं एक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फाइन, लड़कों में से एक ही बात कर रहे हैं, तो ये हमें समझ में आया। ठीक है, अब दूसरी बात हमें क्या समझ में आई, ये टू जो लिखा है सुपरफ्लोस नहीं। ठीक है, अब इस आइदर की वजह से हमें हैव नहीं क्या लिखना होगा, हैज। और लड़कियों में से एक की बात कही गई है तो देयर नहीं, लड़कियों में से एक की बात कही है तो हर का यूज करना पड़ेगा। अब बता दो भाई, किस किस बालक या बालिका का आंसर करेक्ट है। जिनका आंसर करेक्ट है उन्हें हम कनाडा भेज रहे हैं। अपनी अपनी टिकट करा लें, नए नए कपड़े खरीद लें और जल्दी से पहुंच जाए कनाडा। ठीक है, ठीक है भाई। जिन जिन के आंसर करेक्ट है भाई, वो अपने अपने सामान पैक करें, नए नए कपड़े लें, फेयर एंड लवली खा लें, चिकने हो जाएं, साफ सुथरे हो जाएं और कनाडा पहुंच जाएं। टेन टेन एंड कनाडा जाते हुए हम आपकी फ्लाइट को देखकर ऐसे हाथ मिलाएंगे, हिलाएंगे। ठीक है, और हम आप सभी को बाय करते हैं। आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। आज के लिए, आज आपने बहुत प्यारी प्यारी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है जी, बहुत प्यारी प्यारी चीजें पढ़ी हैं। और भाई साहब, कालूराम, लालवती और उसके अंगू पंगू चंगू तीनों बालकों से भी मिल लिए, बड़ा मजा आ गया है। मुझे कनाडा नहीं जाना, आपसे मिलना है। आ जाओ भाई, आप कहाँ से हैं पहले ये बताओ। चलिए भाई, नहीं नहीं, टिकट मैं क्यों करवाऊंगा, कनाडा आप जा रहे हैं, टिकट मैं कराऊंगा, बड़े नालायक हो भाई है, बड़े नालायक हो बेटा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। और बहुत सारी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर रहे, खतरनाक तरीके से, और आपका एक दांत यूं ही दिखता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मस्त रहे, व्यस्त रहे, खूब सारी पढ़ाई करते रहे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन।